हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है संख्याएं। संख्याओं के प्रकारों को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ की मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग जिस राशि का इस्तेमाल करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 सेब रखा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ कि ये कितने सेब हैं, तो आप काउंट करके यानी कि आप गिन के बताइएगा कि यहाँ पे कुल 4 सेब रखे हुए हैं। तो आपने काउंट करने के लिए जिस राशि का इस्तेमाल किया है, जिस राशि को आपने उपयोग में लिया है, उसी राशि को हम संख्या कहते हैं। तो चलिए, हम संख्या को तो बहुत अच्छे से समझ लिए, अब बढ़ते हैं इसके प्रकारों पर। वैसे तो संख्या कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के 10 प्रकारों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद है पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद है सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग रूट संख्या के भी नाम से जानते हैं। इसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद है अपरिमेय, इरैशनल नंबर। और फिर अंतिम में आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रकारों को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। संख्याओं के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। तो आइए प्राकृतिक संख्या को हम समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन एकदम सिंपल है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। मैं फिर से डिफिनेशन दोहरा देता हूँ। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और आगे जाते जाते अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है। और नोट में आप लोग एक बात और भी लिख लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या को हम बड़ा वाला n से सूचित करते हैं। अब हम संख्याओं के दूसरे प्रकार को पढ़ते हैं, जो कि है पूर्ण संख्या। इसका भी डिफिनेशन एकदम सिंपल है। जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला देते हैं, या जब हम गिनती की संख्या के समूह में 0 को मिला देते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और इसके पीछे एक अगर 0 आप लगा देते हैं, तो ये जो संख्या है वह है पूर्ण संख्या। ये भी अप टू इनफाइनाइट तक चला जाता है, यानी कि अनंत तक। इन दोनों के डिफिनेशन से हमें एक बात तो क्लियर हो गया है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वह सभी पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है वे सभी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्या का जो मेंबर है 0, वो एक ऐसा संख्या है कि वो पूर्ण संख्या है, लेकिन वह प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं पाया जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक पर। तो इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। इसे थोड़ा तोड़ कर देखिए। जैसे इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। हमें प्राप्त होगा पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा अंक। तो हम इसके संधि विच्छेद करने के आधार पर भी इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं। पूरे संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। एक बात इसमें ध्यान देना है कि जो पूर्णांक होता है वह प्लस वैल्यू से भी अनंत तक जाता है तथा ऋणात्मक वैल्यू से भी यह अनंत तक जाता है। देखिए इसके पीछे से भी यह, इसका मतलब है कि यह अनंत से आ रहा है और अनंत तक जा भी रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो पूर्णांक की डिफिनेशन से हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि पूर्णांक जो होता है वह प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या दोनों से बड़ा होता है। तो अब हम समझते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या होने के 2 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, तथा दूसरा रूल होता है कि उसका आंसर जो है वह पॉइंट में न हो, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कि हम 4 को ले लेते हैं। अगर हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर है वह 2 आएगा। तो पहला रूल इसमें सेट हो रहा है। देखिए 2 से भाग लगे,
तो पहला रूल तो इसमें सेट हो गया कि चूंकि यहाँ पे 2 से तो भाग लग चुका है, और दूसरा रूल कहता है कि इसका आंसर जो है पॉइंट में ना हो। तो देखिए इसका आंसर तो पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 4 है वह सम संख्या है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल में 3 को ले लेते हैं और इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, 1.5 बार में ये कट जाता है। इसमें भी पहला रूल इसका मैच कर रहा है। देखिए 2 से भाग लगे, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, चूंकि यहाँ पर तो 2 से भाग लग गया, तो हम इसका दूसरा रूल देखते हैं। अगर दोनों रूल मैच कर गया तो हम समझ जाएंगे कि वह सम संख्या है। यदि एक रूल मैच करे तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह सम संख्या है। ठीक है, तो दूसरा रूल हम लगा के देखते हैं, आंसर पॉइंट में ना हो। क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉइंट में है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 जो है वह सम संख्या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि -2, -4, -6 etc ये सब सम संख्या हैं या नहीं, कि किसी भी संख्या पर यदि सम संख्या का रूल सेट खा जाता है तो हम उस संख्या को बोल सकते हैं कि वह सम संख्या है। जैसे देखिए सम संख्या होने का 2 रूल है। पहला रूल है उस संख्या में 2 से भाग लगना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए। और दूसरा रूल है कि उसका आंसर जो है वह पॉइंट में नहीं आना चाहिए, उसका आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो चलिए इन दोनों रूल को हम बैठा कर देखते हैं। अगर ये दोनों रूल सेट कर गए तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है कि 2 से भाग लगना चाहिए। तो चलिए हम -2 में 2 से भाग लगा के देखते हैं। -1, इसका आंसर आ गया -1। तो पहला रूल तो मेरा सेट हो गया। दूसरा रूल को देखते हैं, उसका आंसर पॉइंट में ना हो। तो चूंकि इसका आंसर तो पॉइंट में नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि -2 जो है वो सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह आप लोग इन सब का भी निकाल सकते हैं। ये दोनों रूल -4, -6 पर भी सेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जितने भी संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम विषम संख्या को देख लेते हैं। तो विषम संख्या सम संख्या का अपोजिट है। तो विषम संख्या का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि उस संख्या में 2 से भाग तो लगेगा लेकिन उसका जो आंसर है ना वो पॉइंट में आने लगेगा। तो वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका 3, 5, 7, 11, 13 etc। और आप पूछिएगा सर माइनस वाले, तो माइनस वाले भी आ जाएंगे इसी में, -3, -5, -7 etc इसमें भी हो जाएगा। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसमें सिर्फ एक से और खुद से भाग लगे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल में हम 2 को लेते हैं। 2 में सिर्फ एक से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, वो जो है वह अभाज्य संख्या है। तो 7 में भी एक से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, तो इसे भी हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। अब हम 4 को लेते हैं। अब बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर हम 4 को लेंगे तो इसमें एक से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, और देखिए इसमें और भी किसी संख्या से भाग लग रहा है, यानी कि इसमें 2 से भाग भी लग जा रहा है। तो हम इस संख्या को नहीं बोल सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। नोट में आप लोग एक बात और भी लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि 1 भी तो अभाज्य संख्या है। अगर हम 1 को लेते हैं तो देखिए क्या चीज होगा। 1 में एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो नियम के अनुसार 1 भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या ये है भी, लेकिन इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग इतना नोट में लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हम बढ़ते हैं संख्या के अगले प्रकार पर, जो कि है भाज्य संख्या। इस संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा जिस संख्या में एक से खुद से भाग लगने के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लगता है, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम 6 को लेते हैं। तो इसमें 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है और 3 से ही भाग लगता है, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कह देंगे। 4 को भी देख लेते हैं। 4 में भी देखिएगा 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है और 2 से भी भाग लगता है, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोल देंगे। अगर आप 10 को लीजिएगा तो इसमें देखिए 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है, इसमें 2 से ही भाग लग जाएगा और 5 से ही भाग लग जाएगा। इस सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4। इससे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है।
नॉलेज के लिए हम लोग नोट में एक बात और भी लिख सकते हैं, केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो सम भी है तथा अभाज्य भी। अब हम संख्या के अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि है परिमेय संख्या। जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका एक और रूल होता है कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4/5, 1/2, 3/2, 1/1, 1, 2, 3, 0 भी हो जाएगा। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम, विषम, जितने भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या के मेंबर में पाई जाती हैं। आपका क्वेश्चन होगा 1 परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? तो चूंकि आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी संख्या के बटे में 1 छुपा हुआ रहता है और गुना में भी 1 रहता है। तो अगर हम 1 को परिमेय संख्या माने हैं तो इसके बटे में 1 छुपा हुआ है। ये सभी संख्या के बटे में 1 छुपा हुआ है। 0 के बटे में भी 1 छुपा हुआ है। यानी कि इसमें p का काम 0 कर रहा है और q का काम 1 कर रहा है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ा होता है परिमेय संख्या। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब ETC ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। और इसमें आप 0 यदि मिला दीजिएगा तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ हमें, ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। उसके बाद अगर माइनस वाले भी इसमें मिला दीजिएगा तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। और इसमें 2, -2, 4 ETC ये सब सम संख्या के श्रेणी में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सम संख्या भी उपस्थित है। देखिए 1, 3 ये सभी विषम संख्या है, यानी कि इसमें विषम संख्या भी उपस्थित है। अगर हम इसी में 1/2, 3/2, 4/1 ये सभी संख्या को मिलाते हैं तो ये सभी परिमेय संख्या हैं। क्योंकि हमें देखने में लग रहा है कि ऊपर वाले जितने भी संख्याएं हैं वे सभी भी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पर जितना भी संख्या हमें दिखाई दे रहा है वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितने भी संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ा जो संख्या होता है वह होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि किस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 1.3213126 और ये चलता जा रहा है, ये संख्या चलता जा रहा है। तो चलिए इसे हम बटे में करके देखते हैं। ये पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ 1 को रख दिया, उसके बाद 0 हम बैठाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 0 को लगा दिया है। मुझे आगे पता ही नहीं है कि और कितनी संख्याएं आने वाली, तो मैं अब कैसे 0 बैठाऊं। देखिए मैंने ये सभी पॉइंट को लेके 0 बैठा दिया। अब ये रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसे हम बटे में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 1.2312 ये भी चलता जा रहा है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये देखिए 333 ये भी चलता जा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि 1.333 जो चलता जा रहा है वह अपरिमेय संख्या है तो आपका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि 9 क्लास में हमको पढ़ाया गया है कि इसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है तो इस संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसमें हम अगर ऊपर बार लगा देते हैं तो हम पॉइंट हटा के इसके नीचे 99 को लिख सकते हैं। तो ये हो गया बटा के रूप में। इसमें p का काम 13 कर रहा है और q का काम कर रहा है 99। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या के श्रेणी में। पाई जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप भाग देकर देख सकते हैं। ये भी एकदम चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, चलता जाएगा आगे तक। √2, √3 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 का भी मान कभी रुकता नहीं है, ये आते चला जाएगा। इतना देखिए 1.414 ये सभी पूरा अनंत तक आते चला जाएगा।
अगर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो मैं एक क्लू दे देता हूँ जिससे कि आपको परिमेय और अपरिमेय को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है अपरिमेय संख्या का और एक एग्जांपल लिया है परिमेय संख्या का। यहाँ पे देखिए, ये है 1.23412313। यहाँ पे एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्या आती चली जा रही है, यानी कि मुझे पता भी नहीं है कि आगे आने वाली संख्या कौन सी है। और इस एग्जांपल को देखिए जो कि है परिमेय संख्या का, 2.111 आते चला जा रहा है, 111 आते चला जा रहा है। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि अब जो आने वाली संख्या है वो 1 होगी, क्योंकि इतने सारे 1 आ चुके हैं, तो मैंने अनुमान लगा लिया कि आगे भी 1 ही आएगा। तो इस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस पे बार देके इसको हम बट्टे में कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपको पता चल जाए कि पॉइंट के आगे तक यानी अंत तक कौन सी संख्या आने वाली है, तो हम उस संख्या को परिमेय संख्या बोल देते हैं। और अगर आपको पता नहीं चल पाए कि आगे कौन सी संख्या आने वाली है, तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। तो इस क्लू से हम परिमेय और अपरिमेय को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम वास्तविक संख्या को देख लेते हैं, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है। तो अब हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या एकदम सिंपल है। वास्तविक संख्या के डिफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है, तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने संख्या और उसके प्रकारों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।